हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी प्लस वन में। दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे हार्ट का या हृदय का। दोस्तों, यह हार्ट या हृदय का पार्ट सेकंड है। इससे पहले मैं पार्ट फर्स्ट बना चुका हूं, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हार्ट की स्थिति के बारे में। जो हमारा हार्ट है, जो हमारा हृदय है, वो हमारे शरीर में कहाँ स्थित होता है। तो सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं, जिससे आपको पूरा समझ में आ जाए। ये हो गई हमारी कशेरुका, 1 2 3 4 5 6 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दोस्तों, ये होगा हमारा कंकाल तंत्र। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि हमारा हृदय हमारे पसलियों के बीच में कहाँ स्थित होता है। तो जो हमारा हृदय स्थित होता है, पसलियाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दोस्तों, हमारे शरीर में 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं। मतलब टोटल पसलियाँ कितनी होती हैं? 24। जो हमारा हृदय होता है, मनुष्य का हृदय, ये डायग्राम थोड़ा मेरा खराब बन सकता है। मनुष्य का जो हृदय पाया जाता है, मानव शरीर का जो हृदय है, वो पाया जाता है दूसरी और छठी पसली के बीच में। क्वेश्चन आता है, मनुष्य का हृदय कहाँ स्थित होता है? तो दोस्तों, मनुष्य का जो हृदय है वो स्थित होता है दूसरी तथा छठी पसलियों के मध्य में। मनुष्य का हृदय है वो स्थित होता है दूसरी तथा छठी पसली के बीच में। अब बात करें हृदय, हृदय कितने भागों में बटा होता है? 4 भागों में बटा होता है। मनुष्य का हृदय 4 भागों में बटा होता है और वह दूसरी तथा छठी पसलियों के बीच में पाया जाता है। अब बात करें स्थिति की, जो मानव का हृदय है वो किस ओर स्थित होता है? लेफ्ट साइड या राइट साइड? तो ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट साइड। तो मनुष्य का हृदय किस ओर पाया जाता है? लेफ्ट की ओर या बाईं ओर पाया जाता है। मनुष्य का जो हृदय है हमेशा लेफ्ट की ओर या बाईं ओर पाया जाता है। अब ये बाईं ओर क्यों पाया जाता है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, मनुष्य के जो हृदय का भार होता है वो होता है 300 ग्राम। एक सामान्य मनुष्य के हृदय का भार होता है 300 ग्राम। 300 ग्राम हृदय का भार होता है। तो ये हो गया सेंटर। दोस्तों, जो मनुष्य का हृदय है वो लेफ्ट साइड में तो पाया जाता है 220 ग्राम, तथा जो सेंटर में पाया जाता है वो पाया जाता है 80 ग्राम। लेफ्ट साइड में झुकाव अधिक होने के कारण जो मनुष्य का हृदय वो किस ओर पाया जाता है? लेफ्ट साइड या बाईं ओर पाया जाता है। दोबारा से सुने, मनुष्य का हृदय दूसरी तथा छठी पसलियों के मध्य पाया जाता है। मनुष्य का जो हृदय बाईं ओर या लेफ्ट साइड स्थित होता है। लेफ्ट साइड क्यों स्थित होता है? क्योंकि मनुष्य के हृदय का जो वेट होता है वो होता है 300 ग्राम। 300 ग्राम वेट होने पर 220 ग्राम जो वेट होता है वो तो होता है लेफ्ट साइड, तथा 80 ग्राम जो वेट होता है या 80 ग्राम जो भार होता है वो पाया जाता है सेंटर में या बीचों बीच। अधिक भार लेफ्ट साइड होने के कारण जो मनुष्य का हृदय वो किस ओर होता है? लेफ्ट साइड या बाईं ओर। अब बात करते हैं आगे। ये पाए जाते हैं हमारे लंग्स या फेफड़े, मनुष्य के लंग्स या फेफड़े। जो मनुष्य का हृदय है वो बाएं फेफड़े के, मनुष्य का हृदय बाएं फेफड़े के पीछे स्थित होता है। मनुष्य का जो हृदय है वो बाएं फेफड़े के पीछे स्थित होता है। बायां फेफड़ा जो होता है मनुष्य का दाएं फेफड़े की अपेक्षा छोटा होता है। तो बायां फेफड़ा कैसा होता है? छोटा होता है। किसकी तुलना में? दाएं फेफड़े की तुलना में। क्वेश्चन आ जाए, मनुष्य के फेफड़ा में बाएं फेफड़े कैसा होता है? तो मनुष्य का बायां फेफड़ा है वो आकार में छोटा होता है। किसकी तुलना में? दाएं फेफड़े की तुलना में। तो दोस्तों, ये तो हो गया हमारा मनुष्य शरीर। तो दोस्तों, ये तो हो गया हमारा
मानव हृदय की स्थिति, हमारे शरीर में मानव का हृदय किस ओर पाया जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम रुधिर वाहिकाओं की। रुधिर वाहिकाएं या ब्लड वेसल्स। अब बात करते हैं हम दोस्तों रुधिर वाहिकाएं या ब्लड वेसल्स की। दोस्तों ब्लड वेसल्स या रुधिर वाहिकाएं क्या होती हैं? ऐसी वाहिकाएं या ऐसी नलिकाएं जिनके द्वारा रक्त का संचार या परिवहन होता है, वो क्या कहलाती है? रुधिर वाहिकाएं। रुधिर वाहिकाओं को दो भागों में बांटा गया है, फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट आती है हमारी धमनी, सेकंड आती है शिराएं। धमनी को कहते हैं आर्टरी और शिराओं को वेन। दोस्तों धमनी तथा शिराओं के बारे में भी हम डिटेल में चर्चा करते हैं, तो पढ़ते हैं हम धमनी तथा शिराएं। फर्स्ट बात करते हैं हम धमनियों की। धमनियों, आर्टरी। सेकंड बात करेंगे हम शिराओं की, शिराएं या वेन्स। दोस्तों जो धमनियां होती हैं उनका जो रंग होता है, फर्स्ट बात करते हैं हम रंग की। धमनियों का जो रंग होता है वो होता है गहरा लाल, गहरा लाल। बात करें हम शिराओं की, तो शिराओं का जो रंग होता है वो होता है हरा या नीला। फर्स्ट बात करते हैं हम धमनियों की। धमनियों का जो रंग होता है वो होता है गहरा लाल तथा शिराओं का जो रंग होता है वो होता है हरा या नीला। बात करते हैं हम रक्त की, तो इसमें जो रक्त बहता है, धमनियों में जो रक्त बहता है वो होता है ऑक्सीजन युक्त रक्त, ऑक्सीजन युक्त रक्त, जिसे कहते हैं हम शुद्ध रक्त। और जो शिराओं में रक्त बहता है, शिराओं में कैसा रक्त बहता है? शिराओं में रक्त बहता है CO2 युक्त, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त, CO2 युक्त रक्त या अशुद्ध रक्त। समझते हैं दोस्तों इसको। दोस्तों धमनियों का जो रंग होता है वो गहरा लाल होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो रंग है इसमें क्या है? शुद्ध रक्त पाया जाता है। शुद्ध रक्त होने के कारण धमनियों का जो रंग होता है वो गहरा लाल होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है। बात करें हम शिराओं की, शिराओं में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बहने के कारण इसका रंग कैसा दिखाई देता है? नीला या हरा। अशुद्ध रक्त होने के कारण जो धमनियों शिराओं का जो रंग है हरा या नीला दिखाई देता है। बात करते हैं हम धमनियों की। सबसे बड़ी धमनी, बात आ जाए कि मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? सबसे बड़ी धमनी, बड़ी धमनी या महाधमनी। दोस्तों एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य शरीर की महाधमनी का नाम बताए, तो महाधमनी का नाम है आयोटा, आयोटा धमनी। क्वेश्चन आता है मनुष्य शरीर की या हृदय को रक्त ले जाने वाली सबसे बड़ी धमनी है, तो आयोटा धमनी, इसे ओटा धमनी भी कहते हैं दोस्तों। ओटा धमनी, इसे ओटा, ओटा धमनी या आयोटा धमनी, ये क्या मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी धमनी जो हृदय को रक्त पहुंचाने का कार्य करती है, इसे ही क्या कहते हैं हम? महाधमनी। नेक्स्ट बात करें महाशिरा की। महाशिरा या सबसे बड़ी शिरा वो होती है वेना कावा। याद रखें दोस्तों, महाशिरा की बात पूछी जाए या सबसे बड़ी शिरा या सबसे बड़ी शिरा, सबसे बड़ी शिरा की कहें या महाशिरा की बात करें तो होती है वेना कावा। वेना कावा में भी दो प्रकार की शिराएं होती हैं, एक होती है
अभिग्राही वेना कावा और दूसरी होती है अपग्राही वेना कावा, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब बात करते हैं हम धमनी तथा शिराओं में भी कुछ अपवाद होते हैं। पहला, धमनी, ऐसी धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। दोस्तों सभी धमनियों में वैसे शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि ऐसी धमनी का नाम बताओ जिसमें CO2 युक्त रक्त या अशुद्ध रक्त बहता है, तो वो धमनी होगी अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त किस धमनी में बहता है? पल्मोनरी धमनी में। पल्मोनरी धमनी में जो रक्त बहता है वो होता है CO2 युक्त, मतलब अशुद्ध रक्त। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि ऐसी धमनी का नाम बताओ जिसमें अशुद्ध रक्त या CO2 युक्त रक्त बहता है, तो ऐसी एक ही मात्र धमनी है पल्मोनरी धमनी। इस धमनी में क्या है? CO2 युक्त या कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बहता है, जिसके कारण ये कैसी होती है? अशुद्ध होती है, ये अपवाद में आती है। नेक्स्ट बात करें, ऐसी शिरा का नाम बता जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। तो शिरा जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध रक्त, तो उस शिरा का नाम भी क्या है? पल्मोनरी शिरा, O2 युक्त। दोस्तों याद रखना, ऐसी शिरा जिसमें शुद्ध रक्त बहता है तो आता है पल्मोनरी शिरा। दोस्तों ये क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि ऐसी शिरा बताए जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, तो वो शिरा कौन सी होगी? पल्मोनरी शिरा। इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा जब हम रक्त परिसंचरण तंत्र का चक्र के बारे में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम खुला परिसंचरण तंत्र तथा बंद परिसंचरण तंत्र। फर्स्ट बात करते हैं हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और सेकंड बात करें हम क्लोज्ड या बंद परिसंचरण तंत्र। तो फर्स्ट बात करें हम खुला परिसंचरण तंत्र की। तो दोस्तों खुला, जिसमें खुला दिख रहा है या ओपन दिख रहा है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ऐसा परिसंचरण तंत्र जिसमें रक्त को ले जाने के लिए धमनी तथा शिराओं की आवश्यकता नहीं होती, ऐसा परिसंचरण तंत्र कहलाता है खुला परिसंचरण तंत्र। जैसे इसके अंतर्गत आते हैं ऑर्थोफोडा संघ तथा कॉकरोच। दोबारा से सुने दोस्तों, खुला परिसंचरण तंत्र या ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ऐसा परिसंचरण तंत्र जिसमें रक्त को ले जाने के लिए या रक्त के परिसंचरण के लिए धमनी तथा शिराओं की आवश्यकता नहीं होती, ऐसा परिसंचरण तंत्र क्या कहलाएगा? खुला या ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट बात करते हैं हम सेकंड की, बंद परिसंचरण तंत्र की या क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो दोस्तों ऐसा परिसंचरण तंत्र जिसमें रक्त के परिवहन के लिए धमनी तथा शिराओं की आवश्यकता होती है, कौन सा तंत्र कहलाएगा? क्लोज्ड या बंद परिसंचरण तंत्र। जैसे इसके अंतर्गत बात करें हम मनुष्य, कुत्ता आदि, जितने भी जानवर वगैरह होते हैं, जितने मनुष्य वगैरह होते हैं, उनमें कैसा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? बंद या क्लोज्ड परिसंचरण तंत्र, क्योंकि हमारे शरीर में रक्त के परिवहन करने के लिए धमनी तथा शिराएं पाई जाती हैं। अब बात करते हैं हम दोस्तों, अब बात करते हैं हम रुधिर चक्र या ब्लड सर्कल की। मतलब हमारे शरीर में रुधिर का संचरण किस प्रकार होता है, हमारे अंगों से हृदय तक रुधिर कैसे पहुंचता है तथा हृदय से शरीर के प्रत्येक अंग तक रुधिर किस तरह पहुंचता है, उस सब के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आपको ये पूरे डायग्राम से मैं पूरा का पूरा जो ब्लड सर्कल होता है, रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है, वो पूरा का पूरा ब्लड सर्कल इस डायग्राम के माध्यम से आपको समझा दूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले जो रक्त है हमारे कहाँ से आता है? अंग से, अंग या ऑर्गन से रक्त है जो सबसे पहले आता है ऑर्गन से। ऑर्गन से रक्त महाशिरा,
महाशिरा कौन कौन सी बताई थी मैंने? वेना कावा फर्स्ट आती है, इनफेसियर वेना कावा, और सेकंड बात करते हैं हम सुपीरियर वेना कावा। इस वेना कावा को अभिग्राही वेना कावा भी कहते हैं, अभिग्राही वेना कावा, और सुपीरियर वेना कावा को अपग्राही वेना कावा कहते हैं, अपग्राही वेना कावा। दोस्तों सबसे पहले रक्त जब ऑर्गन से होते हुआ हमारी महाशिरा अपग्राही या अभिग्राही या अपग्राही वेना कावा से होकर, अपग्राही या अभिग्राही वेना कावा से होकर कहाँ आता है? राइट ऑरिकल में, दाएं आलिंद में। सबसे पहले रक्त अंग से होता हुआ हमारी शिराओं में होकर, महाशिरा से होकर राइट ऑरिकल या दाएं आलिंद में आता है। दाएं आलिंद में आने के बाद में रक्त ट्राइकॉस्पिड बल्ब से, दाएं आलिंद से रक्त ट्राइकॉस्पिड बल्ब से राइट वेंट्रिकल या दाएं निलय में जाता है। ट्राइकॉस्पिड बल्ब से रक्त राइट वेंट्रिकल या दाएं निलय में जाता है। यहाँ से रक्त पल्मोनरी धमनी में उसका, पल्मोनरी जो धमनी होती है वो जुड़ी होती है सेमीलूनार बल्ब से। पल्मोनरी जो धमनी होती है वो सेमीलूनार बल्ब से जुड़ी होती है, जिसके माध्यम से रक्त यहाँ से होता हुआ कहाँ आता है? फेफड़ों में, फेफड़ा, दाएं फेफड़ों में आता है। पल्मोनरी धमनी से रक्त कहाँ आता है? फेफड़ों। और अब बात करता हूँ फेफड़ों का क्या कार्य? फेफड़ों का मुख्य कार्य हमारे रुधिर को या रक्त को क्या करना होता है? शुद्ध करना होता है। फेफड़ों में आकर जो CO2 युक्त रक्त होता है, यहाँ से जो रक्त आता है वो कैसा आता है? CO2 युक्त रक्त आता है, अशुद्ध रक्त आता है, अशुद्ध रक्त। और इसमें भी कैसा रक्त होगा? CO2 युक्त रक्त। कौन सी ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त होता है? तो पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त आता है, और अशुद्ध रक्त फेफड़ों में होकर क्या होता है? शुद्धिकरण का कार्य होता है। अशुद्ध रक्त का फेफड़ों में शुद्धिकरण होता है, तथा यहाँ से O2 युक्त रक्त या शुद्ध रक्त पल्मोनरी शिरा में होकर कहाँ जाता है? लेफ्ट ऑरिकल में या बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद में जाने के बाद में रक्त बाइकॉस्पिड बल्ब या द्विकपटीय बल्ब है, बाइकॉस्पिड बल्ब या द्विकपटीय बलय में होकर जो रक्त है कहाँ आता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में, बाएं निलय में। बाएं निलय से होकर रक्त कहाँ चला जाता है? आयोटा धमनी, इसे कहते हैं महाधमनी। महाधमनी से विभिन्न छोटी छोटी धमनियों में होकर शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचता है। तो दोस्तों इसको पूरे को एक बार डायग्राम समझते हैं कि सबसे पहले रक्त कहाँ से आता है। दोस्तों सबसे पहले रक्त हमारा ऑर्गन या अंग से होता हुआ, हमारे ऑर्गन या अंग से होता हुआ कार्बन डाइऑक्साइड युक्त या अशुद्ध रक्त कहाँ आता है? वेना कावा से होते हुए राइट ऑरिकल में आता है, दाएं आलिंद में आता है। दाएं आलिंद से रक्त त्रिबलीय कपाट या ट्राइकॉस्पिड बल्ब के माध्यम से कहाँ आता है? राइट वेंट्रिकल दाएं बले में आता है। और दाएं बले में एक सेमीलूनार बल्ब होता है, जिसके सहायता से एक धमनी जुड़ी होती है, जिसका क्या नाम है? पल्मोनरी धमनी, जिसमें कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त। पल्मोनरी धमनी में CO2 युक्त रक्त कहाँ आता है? फेफड़ों में। फेफड़े क्या करते हैं? इस CO2 युक्त या अशुद्ध रक्त क्या करते हैं? शुद्धिकरण करते हैं, तथा शुद्ध रक्त को पल्मोनरी शिरा के माध्यम से कहाँ भेजा जाता है? लेफ्ट ऑरिकल में, बाएं आलिंद में। और बाएं आलिंद से रक्त बाइकॉस्पिड बल्ब से या द्विकपटीय बलय से होकर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। यहाँ कैसे रक्त बहता है? ऑक्सीजन युक्त। और लेफ्ट वेंट्रिकल से महाधमनी या आयोटा से होकर रक्त शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जाता है। तो दोस्तों इसको एक डायग्राम बना देता हूं, जिससे कि आपको पूरा याद रहे। फर्स्ट बात करते हैं अंग की। अंग से रक्त कहाँ जाता है? अंग से जो रक्त है वो जाता है दाएं आलिंद में,
दाएं आलिंद या राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल से जो रक्त जाता है, यहां से देखो, राइट ऑरिकल से रक्त जाता है। राइट ऑरिकल से रक्त कहाँ जाता है? ट्राइकोस्पिड वल्व में। ट्राइकोस्पिड वल्व में। और ट्राइकोस्पिड, ये त्रिवलीय कपाट से रक्त कहाँ जाता है? राइट वेंट्रिकल में, दाएं नीले में। और दाएं नीले से रक्त, दाएं नीले से रक्त कहाँ जाता है? पल्मोनरी धमनी में। पल्मोनरी धमनी से रक्त कहाँ जाता है? फेफड़ों में। फेफड़ों। और फेफड़ों से जो रक्त है वो कहाँ जाता है? पल्मोनरी शिरा में। पल्मोनरी शिरा में। पल्मोनरी शिरा के माध्यम से रक्त कहाँ आता है? लेफ्ट ऑरिकल में या बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद से जो रक्त है कहाँ जाता है? बाइकॉस्पिड बल्ब में। बाइकॉस्पिड बल्ब में द्विबलीय कपाट। और द्विबलीय कपाट से जो रक्त आता है वो आता है लेफ्ट वेंट्रिकल से। और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो रक्त पहुंचता है वो पहुंचता है आयोटा। और आयोटा के माध्यम से विभिन्न छोटी छोटी धमनियों के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त पहुंचा दिया जाता है। तो दोस्तों आपको तो बस ये याद रखना है। दोबारा समझो दोस्तों, अगर रुधिर परिसंचरण आपको पढ़ना है तो ये डायग्राम आपको पूरा याद होना चाहिए कि हमारा रक्त कहाँ से आता है, कैसे आता है। तो इसके लिए मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ कि सबसे पहले रक्त, शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त हमारी महाशिरा, इसे क्या कहते हैं? महाशिरा। 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 महाशिरा कौन सी होती है? वेना कावा, अभिग्राही वेना कावा तथा अपग्राही वेना कावा। वेना कावा से होकर रक्त, जो अशुद्ध रक्त होता है वो कहाँ आता है? राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल से ट्राइकोस्पिड बल्ब से होकर रक्त आता है राइट वेंट्रिकल में। दोस्तों ये अशुद्ध रक्त आ रहा है अभी, अशुद्ध रक्त। फिर सेमी लूनार बल्ब की सहायता से एक धमनी जुड़ी होती है जिसे कहते हैं पल्मोनरी धमनी। और इस पल्मोनरी धमनी में कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। मैंने जब धमनी पढ़ाया था अभी, तब मैंने बताया था कि कौन सी ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, तो पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। अशुद्ध रक्त कहाँ आता है? फेफड़ों में। फेफड़ों में रक्त का शुद्धिकरण होता है तथा ऑक्सीजन युक्त जो रक्त है, ऑक्सीजन युक्त रक्त पल्मोनरी शिरा में। क्वेश्चन मैंने दोबारा बताया था शिरा में कि कौन सी ऐसी शिरा है जिसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है, तो पल्मोनरी शिरा में ऑक्सीजन युक्त रक्त कहाँ पहुंचता है? लेफ्ट ऑरिकल में, बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद से जो ऑक्सीजन युक्त या शुद्ध रक्त है बाइकॉस्पिड बल्ब से होकर कहाँ आता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। और यहाँ से कहाँ पहुँच जाए? आयोटा। और आयोटा से कहाँ पहुँच जाता है? शरीर के विभिन्न अंगों तक। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा रुधिर चक्र या ब्लड सर्कल। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं हम हार्ट बीट या हृदय की धड़कन की। दोस्तों मैंने बताया था कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 1 मिनट में धड़कता है, 1 मिनट में मनुष्य का हृदय धड़कता है 72 बार। मनुष्य का जो हृदय है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि एक धड़कन या 1 बीट में, वन बीट में या हृदय की एक धड़कन में कितना समय लगता है, तो हृदय की एक धड़कन में समय लगता है 0.8 सेकंड। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि हृदय की या एक धड़कन में या 1 बीट में कितना समय लगता है, तो 0.8 सेकंड लगता है। हृदय की एक धड़कन में 0.8 सेकंड का समय लगता है। अब बात करें 0.8 सेकंड का समय कैसे लगता है। दोस्तों जब हृदय का संकुचन होता है, हृदय का संकुचन, हृदय का संकुचन, हृदय के संकुचन या हृदय के सिकुड़ने को क्या कहते हैं? सिस्टोल कहते हैं। सिस्टोल। हृदय के संकुचन को सिस्टोल कहते हैं और सिस्टोल में लगता है 0.3 सेकंड का समय। नेक्स्ट बात करें हृदय का फैलना। हृदय के फैलने को कहते हैं डायसिस्टोल। डायसिस्टोल।
और डायसिस्टोल में जो समय लगता है वो लगता है 0.5 सेकेंड। अब समझते हैं दोस्तों, जो हृदय की एक धड़कन होती है उसमें कितना समय लगता है। अगर क्वेश्चन आए 1 हार्ट बीट में या एक हृदय की धड़कन में कुल कितना समय लगता है, तो लगता है 0.8 सेकेंड। अब बात करें कि 0.8 सेकेंड कैसे लगता है। दोस्तों माने ये हमारा हृदय है, हृदय का मुख्य कार्य होता है रक्त को पंप करना। जब हृदय सिकुड़ता है, ये हृदय का संकुचन होता है, तो जो ट्राइकॉस्पिड बल्ब होते हैं, ये ट्राइकॉस्पिड, ये बाइकॉस्पिड बल्ब, ये क्या है, जब हृदय सिकुड़ता है या हृदय का संकुचन होता है तो यहाँ से रक्त ट्राइकॉस्पिड तथा बाइकॉस्पिड बल्ब में होकर कहाँ आ जाते हैं, निलय में आ जाते हैं। और इसमें कितना समय लगता है, इसमें लगता है 0.3 सेकंड का समय। दोबारा समझें, सिस्टोल किसे कहते हैं, हृदय का सिकुड़ना। हृदय जब सिकुड़ता है तो रक्त क्या है, ट्राइकॉस्पिड तथा बाइकॉस्पिड बल्ब से होकर निलय में आता है, इसे कहते हैं सिस्टोल, जिसमें लगता है 0.3 सेकंड का समय। लेकिन जब हृदय दोबारा अपने पुनः स्थिति में आता है, यह हृदय दोबारा फैलता है, हृदय दोबारा फैलता है, तो इसे कहते हैं हम डायसिस्टोल, जिसमें क्या लगता है 0.5 सेकंड का समय लगता है। दोबारा समझे दोस्तों, हृदय के सिकुड़ने को कहा जाता है सिस्टोल, जिसमें लगता है 0.3 सेकंड का समय, तथा हृदय के फैलने को कहा जाता है डायसिस्टोल, जिसमें लगता है 0.5 सेकंड का समय। अब बात करते हैं हम ब्लड प्रेशर की। ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर ब्लड प्रेशर, रक्तचाप। दोस्तों ब्लड प्रेशर क्या होता है, इसको समझते हैं। ब्लड प्रेशर रक्त का एक सामान्य व्यक्ति का रक्तदाब क्या होता है, सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप। एक सामान्य व्यक्ति का जो रक्तचाप माना जाता है वो माना जाता है 80 से 120 mmHg। क्वेश्चन आए, एक सामान्य या एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब या ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो एक स्वस्थ व्यक्ति का जो रक्तदाब होता है या ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 80 से 120 के बीच में। दोस्तों अगर रक्तदाब 80 से कम हो जाए, अगर यदि रक्तचाप का मान 80 से कम हो जाए तो उसे कहते हैं हम हाइपोटेंशन। यदि रक्त 120 से ज्यादा हो जाए, यदि रक्तदाब या ब्लड प्रेशर 120 से ज्यादा हो जाए तो उसे क्या कहेंगे हम, हाइपरटेंशन। दोस्तों 80 से कम रक्तदाब हो जाने पर उसे कहते हैं हम हाइपोटेंशन, तथा 120 से ज्यादा रक्तदाब हो जाने पर उस स्थिति को क्या कहते हैं हम, हाइपोटेंशन कहते हैं। दोस्तों रक्तदाब का जो मापन है, रक्तदाब का मापन, क्वेश्चन आता है रक्तदाब का मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है, तो रक्तदाब का जो मापन है किया जाता है स्फेग्नोमेनोमीटर द्वारा, स्फेग्नोमेनोमीटर यंत्र से। सुनो दोस्तों, रक्तदाब या ब्लड प्रेशर को नापने का कार्य कौन करता है, स्फेग्नोमेनोमीटर। इस यंत्र के द्वारा हमारे रक्तदाब का मापन किया जाता है कि रक्तदाब, ब्लड प्रेशर कम है या ज़्यादा है। दोस्तों रक्तदाब, हाइपोटेंशन को क्या कहते हैं, उच्च, हाइपोटेंशन को कहते हैं निम्न रक्तचाप, तथा हाइपरटेंशन को क्या कहते हैं, उच्च रक्तचाप। दोस्तों सुना होगा ना, कहते हैं कि आप इतना हाइपर क्यों हो रहे हो, इतना ज़्यादा क्यों बोल रहे हो, तो ज़्यादा मतलब रक्तचाप ज़्यादा हो जाने को क्या कहते हैं हिंदी में, उच्च रक्तचाप। अब बात करते हैं दोस्तों हम हार्ट अटैक की या कार्डियक अटैक की।
फर्स्ट आता है हार्ट अटैक, हार्ट अटैक या हृदयघात, हृदयघात। सेकंड बात करेंगे हम कार्डियक अटैक की, कार्डियक अटैक। दोस्तों हार्ट अटैक तथा कार्डियक अटैक में क्या अंतर होता है ये मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों हार्ट अटैक तो आता है 3 बार, हार्ट अटैक जब भी आता है तो कहते हैं 3 बार हार्ट अटैक आ सकता है, लेकिन जब कार्डियक अटैक होता है तो वो सिर्फ एक ही बार आता है और एक ही बार में व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। हार्ट अटैक में 3 बार तक आ सकता है, जबकि कार्डियक अटैक एक ही बार आता है, जिससे क्या व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। हार्ट अटैक कैसे आता है ये समझ लेते हैं। जब पल्मोनरी धमनी तथा आयोटा धमनी ब्लॉक्ड हो जाती हैं, ब्लॉक्ड या बंद हो जाती हैं, तब क्या आता है, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक किस कंडीशन में आता है, जब पल्मोनरी धमनी हो या आयोटा धमनी के रुक जाने से या ब्लॉक हो जाने से क्या आता है, हार्ट अटैक आता है। हार्ट अटैक 3 बार आता है, कितनी बार, 3 बार आता है। 3 बार आने के बाद में व्यक्ति की क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। लेकिन कार्डियक अटैक कब आता है, जब ट्राइकॉस्पिड बल्ब तथा बाइकॉस्पिड बल्ब के बंद हो जाने से। ये कितनी बार आता है, 1 बार। दोस्तों ट्राइकॉस्पिड बल्ब या बाइकॉस्पिड बल्ब का जब रुक जाता है या बंद हो जाता है, ट्राइकॉस्पिड बल्ब तथा बाइकॉस्पिड बल्ब के अवरुद्ध हो जाने से क्या आता है, कार्डियक अटैक आता है। कार्डियक अटैक एक ही बार व्यक्ति को आता है, जिससे क्या होती है, व्यक्ति की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। और हार्ट अटैक 3 बार है, कम से कम 3 बार आता है। 3 बार आने के बाद में व्यक्ति की क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा हार्ट या हृदय टॉपिक पूरा कंप्लीट। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते थे वो सारे के सारे मैं करा चुका हूँ। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर ले तथा अधिक से अधिक शेयर करें तथा कमेंट करें।